वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वापस मैं आपको बता दूंगा। और कल से अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 11 से 1 बजे तक होगी। इंग्लिश और फिजिक्स की लाइव क्लास यहाँ से चलेगी और बाकी दूसरी इंस्टीट्यूट से चलेगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम का मतलब क्या है? जैसे इस कमरे में हवा है तो इस कमरे के अंदर जो उपस्थित स्थान है इसका माध्यम वायु हो गया। मान लीजिए इसी कमरे पर पानी भर दिया जाए तो इस कमरे के जो स्थान है उसका माध्यम जल माध्यम हो जाएगा। कोई कांच की मोटी सी स्लैब रख दिया जाए, ठोस है, तो उसके अंदर का जो माध्यम है वह कांच का माध्यम या ग्लास मीडियम हो जाएगा। तो माध्यम का अर्थ होता है कि किसी स्थान में उपस्थित कौन सा पदार्थ है वही उसका माध्यम कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? उसकी चाल बदल जाएगी, किसी एंगल पर जाएगी तो जो अब उसका पथ है वह पथ परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह माध्यम अलग है और यह माध्यम अलग है। इस माध्यम से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये जो सरफेस है यह दो माध्यमों को अलग करता है। कितना झुकेगी, इसके पाथ में डेविएशन कितना आएगा, इसको समझने के लिए, बताने के लिए हम उस सरफेस पर एक अभिलंब खींचेंगे। ये इसकी नॉर्मल हो गई, अभिलंब हो गई। अब यह प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब के समीप आएगी। किधर झुकेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है वह सघन है या विरल है। सघन और विरल का मतलब क्या है? सघन माध्यम का अर्थ है कि माध्यम के कण पास पास में है। विरल का अर्थ है कि माध्यम के कण दूर दूर है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सघन उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस स्थिति पर हम लोग प्रकाशिक घनत्व की तुलना करते हैं। प्रकाशिक घनत्व का अर्थ यह होता है कि प्रकाश किस माध्यम में कितना धीमा चल सकता है। जितना प्रकाश जिस माध्यम में धीमा चलेगा उसकी गति जितनी कम हो जाएगी वह माध्यम उतना ही अधिक सघन कहलाएगा। बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक घनत्व अभी हम आपको समझाएंगे क्या होता है। एक बड़ा मैटर है यहाँ पर। माध्यम के भार से आप इसका पता नहीं लगा सकते कि कोई भारी माध्यम है तो वो सघन हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। फिलहाल हम ये मानते हैं कि यह ऊपर का माध्यम एक विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, और उससे प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम में, यह एक सघन माध्यम है, यानी इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम है। तो यह प्रकाश किरण सीधी न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस तरह से यह डेविएट हो जाएगी। अभिलंब के साथ यह प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। यह अभिलंब खींचा गया था अभी, और यह किरण कहलाती है आपकी अपवर्तित किरण। अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण होता है वह कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब के साथ
अपवर्तित किरण का जो कोण होता है वह कहलाता है अपवर्तन कोण R, और आपतन कोण को I से दिखा दिया। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ से किस प्रकार विचलित होती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। इन दिस सिचुएशन इंसिडेंशियल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जाना तो U चाहती थी, ये इसका प्रारंभिक पाठ था, लेकिन वो वहां पर गई नहीं। अब अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, दो तो प्रमुख नियम है जो आपको बुक में पढ़ना होता है और एग्जाम में लिखना होता है, दो तीन नियम और होंगे, उनको भी हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए अपवर्तन के नियम। पहला नियम, जैसे मान लीजिए ये कोई स्पेस है, यहाँ पर प्रकाश किरण यूं जाती है और यूं जाकर के ऐसे मुड़ जाती है और यहाँ पर ऐसे अभिलंब खींचा, तो आप देखिए कि ये तीनों किरणें एक ही बोर्ड के सरफेस पर है, यानी बोर्ड के तल पर स्थित है। तो हम ये बोलेंगे कि आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण एक ही तल पर है, पहला पॉइंट। दूसरा जो लॉ होता है वो एक बहुत जाना माना नियम है स्नेल का, इसे हम स्नेल का नियम बोला करेंगे। नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, आपतन कोण आई उसकी ज्या साइन, साइन ज्या कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या जो होता है उसका अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब कि अगर ये मानो वायु से जल में जा रही है तो वायु और जल दोनों में जो बनने वाला आपतन और अपवर्तन कोण है इसका अनुपात हर एक जगह एक ही जैसा होगा। कहीं पर भी आप ब्रह्मांड में चले जाएं, जब वायु से जल में प्रकाश किरण जाएगी तो साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत रहेगा। आई बढ़ेगा तो आर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा कि अनुपात नियत रहेगा। मान लो अगर उसका अनुपात 4/3 है तो किसी भी आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान हमेशा ऐसा होगा कि उसका जो अनुपात आएगा साइन आई और साइन आर का वो 4/3 ही आएगा, 4/3 फिक्स रहेगा। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे। चलो मैं समझा देता हूँ इसी सीरीज में अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक होता है, इसको हम यहाँ पर बिंदु से दिखा देंगे, कहीं पर स्मॉल n से भी दर्शाया जाता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर ऐसे लिख देते हैं μ/1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। जिसका होता है उसको पहले लिखते हैं, मैं समझा चुका हूँ। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। फिक्स है, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 1/2 लिख दो या μ/1 लिख दो और इस तरह से लिखेंगे तो ये बन जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बन गया। एक दूसरा शब्द यूज होगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एयर या वैक्यूम में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यूं मान लो कि ऐसे लिख दो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। एयर या वैक्यूम में ध्यान रखिए, यदि हम वैक्यूम की बात करते हैं तो एयर की तुलना में वो एक जैसा होता है। हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, जो कि लगभग 1 हो गया। इसलिए वैक्यूम और एयर को लगभग एक जैसा माना जाता है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ओके, तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका बहुत यूज होगा, इसलिए मैं इस बात आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा उसको आप लिख सकते हो μ/1। क्या लिख सकते हो? μ/1। या इसको ऐसे लिखा जाता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, ये आपको कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में केवल स्नेल का नियम पूछा जाता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहले माध्यम के लिए आपतन कोण एवं दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अब तीसरा नियम कह दो या इसका आप नोट पॉइंट कह सकते हैं। क्या होता है कि जब आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ओके, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण कोई जाएगी तो उसकी चाल बदलती है। ओके, आप यूँ मानिए कि आप अगर ट्रैफिक में हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी कार की, और खुली सड़क पर आपकी कार की स्पीड अधिक होगी प्रायः। ओके, तो इसका अर्थ यह है कि अगर प्रकाश किसी सघन माध्यम में जाएगा, कई स्पेशियस जगह से आ रहा है, विरल माध्यम से आ रहा है, सघन में गया तो अचानक उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है, यानी चालें भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसका मतलब है कि इन दो माध्यमों में प्रकाश की चालें जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उनके जो लैम्डा होते हैं, तरंग दैर्घ्य होते हैं, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी जो आवृत्तियाँ होती हैं वो समान होती हैं। पीएमटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है कि अपवर्तन की घटना में, प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो उसकी प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। मान लो कि कोई जो प्रकाश किरण है वो विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो इसकी पहले स्पीड ज़्यादा थी, बाद में स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है? बस यही जो चाल का जो रेशियो है, स्पीड्स का जो रेशियो है, यही रेशियो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ओके, V1 ज़्यादा तो V1 यही चालों का जो रेशियो है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जो कि मैंने देखा। इसका मतलब है स्नेल के नियम में भी इसको लिखा जा सकता है कैसे? साइन आई अपॉन साइन आई इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अच्छा, V बराबर होता है आपका फ्रिक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य एन लैम्डा, तो V1 बराबर एन लैम्डा, V2 बराबर एन लैम्डा। तो अगर मैं इनका भाग दे देता हूँ तो फ्रिक्वेंसी तो बराबर होती है, तो V1 अपॉन V2 को लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिखा जा सकता है। ओके, जिस अनुपात में चाल घटेगी उसी अनुपात में वेवलेंथ भी घट जाएगी, बराबर कांस्टेंट। ये स्नेल के नियम का एक बृहद रूप बन गया, जिसे हम चालों का इसके साथ अनुपात, तरंगदैर्घ्य का अपवर्तनांक के साथ अनुपात और कोणों का उनके साथ जो रिलेशन है वो निकाल करके न्यूमेरिकल्स को हल करने में इसका यूज करते हैं। ये एक जो अपवर्तन के बारे में डेफिनेशन और बेसिक नॉलेज हमने आपको दिया है।
जैसे मान लीजिए आपसे कह देता है, एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं छोटा सा, कि एयर में, या मान लो कि वाटर में इसकी चाल, या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उस माध्यम का आपको अपवर्तनांक बताना है। तो हमें पता है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, निरपेक्ष कब ले लेंगे, तो एयर में स्पीड या वैक्यूम में स्पीड अपॉन मीडियम में स्पीड। एयर में कितनी होती है स्पीड, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, और मीटर पर सेकंड कट जाए तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उस मीडियम का वो 3/2 यानी 1.5 यूनिट, या यूनिट लेस भी लिख सकते हो, इतने मात्रक आया। उस पदार्थ की कल्पना कीजिए, तो यह कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। दो प्रकार के कांच होते हैं, फ्लिंट और क्राउन। एक का अपवर्तनांक होता है 1.5 और 5.1 लिखा जाता है कहीं पर, और एक का अपवर्तनांक होता है 1.6, कहीं पर 6.3 या 6.5 लिखा होता है। तो ये दो प्रकार के, तो ये कांच हो सकता है। ओके, ये थोड़ा बहुत आपका अपवर्तनांक और अपवर्तन की घटना के बारे में मैंने बताया है। अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। क्यों? अगर वो ऐसे आती इधर क्यों डेविएशन था, ऐसे आती तो इधर क्यों डेविएशन था, इधर तो गई, तो अगर सीधी आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ऐसी स्थिति पर जो चाल है वो हमको बिल्कुल परफेक्टली परिवर्तित दिखाई जाती है, एक्सपेरिमेंटली परिवर्तित प्राप्त होती है, और हमें झुकाव दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई पेन को डुबोइए आप पानी में, तो टेढ़ा करेंगे तो टेढ़ा दिखाई देगा, सीधा होगा तो सीधा दिखाई देगा, पर नीचे का जो भाग है ना वो छोटा दिखाई देगा, यानी उसकी स्पीड कम होगी। तो ये आपका अपवर्तन के बारे में मैंने आपको, अपवर्तनांक के बारे में समझाया। नेक्स्ट, किसी ग्लास स्लैब, कांच की पट्टी से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसमें हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कांच पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन, कांच पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन कैसे समझेंगे। एक आपके पास ग्लास स्लैब है, इसमें कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित होती है, ऊपर ये मीडियम एयर है या वैक्यूम। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपने अग्नम खींचा इस पर, तो सीधे न जाकर के ये कुछ इस तरह से झुक जाएगी। ओके, पता है आपको। जैसे ही यहाँ पर हम अग्नम खींचेंगे तो हम ये पाएंगे, पहला अग्नम हो गया, ये दूसरा अग्नम हो गया। तो अब की बात जो प्रकाश किरण है वो सघन से, जो सघन माध्यम में डेंसर है ये, अब की बात सघन से वापस एयर में यूँ कह दो कि विरल माध्यम में जा रही है, तो अब अग्नम से दूर हटेगी इस तरह से। बस फर्क इतना है कि दूर इस प्रकार हटेगी कि जो पहले प्रकाश किरण आ रही थी ना उसके लिए समांतर हो जाएगी, जो पहले प्रकाश किरण आई थी उससे ये समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो जाएगी तो इसके बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल देंगे आपके लिए। तो ये जो स्पेस है ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, नेचुरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये एंगल आई मान ली
ये एंगल आर मान लें, जब ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, जो दो समांतर लाइनें हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये इसका एकांतर कोण आर हो जाएगा और ये इमर्जेंट एंगल या निर्गत कोण ई होगा, जो कि आपतन कोण के बराबर होता है अगर पहला और तीसरा माध्यम एक जैसा है, तो इसके बराबर है। पृष्ठ एक हो गया, ये पृष्ठ आपका दो हो गया। तो प्रथम पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसका अपवर्तनांक मैंने न्यूमन मान लिया, इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक वापस न्यूमन हो जाएगा। तो क्या होता है आपका U2 अपॉन न्यूमन या U2 1, ऐसा लिखते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। पृष्ठ 2 के लिए किसने नियम लगाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए तो आपतन कोण जो है वो आर हो गया। क्या हो गया, आपतन कोण आर हो गया। तो आपतन कोण की ज्यादा अपॉन अपवर्तन कोण कितना है यहाँ पर आई, जो कि ई के बराबर होता है, तो आई लिख दिया मैंने इज इक्वल टू, अब दूसरा माध्यम न्यूमन है और पहला न्यूटन है, तो देंगे हम न्यूमन दूसरा माध्यम बचे पहला माध्यम, यही लिखते न्यूमन 2। समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विद इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे हम लोग, U21 मल्टी U12 बराबर साइन आई अपॉन आर इंटू साइन आर अपॉन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आ गया कि U21 इंटू U12 इक्वल टू 1, यानी U21 बराबर 1 अपॉन U12। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वही होता है जो 1 अपॉन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए पहला माध्यम एयर था, ये वाटर था, ये ग्लास मान लीजिए, ये एयर हो गया, ये आपका ग्लास हो गया, एयर हो गया। तो U21 या तो क्या हो जाएगा, न्यू ग्लास एयर बराबर 1 अपॉन न्यू एयर। ओके, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक को अगर उल्टा कर दें तो हो जाएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए जैसे मैं कह दूँ कि न्यू ग्लास का एयर के सापेक्ष है 5/3, तो एयर का ग्लास के सापेक्ष हो जाएगा 3/5। ओके, ऐसी आवश्यकता आपको पड़ेगी, पक्का है। तो इसको लिखोगे ग्लास अपॉन एयर और इसको लिखोगे एयर अपॉन ग्लास। ओके, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी काम आने वाली चीज है। इसी प्रकार अगर बीच में जो कई स्लैब रखी हो अलग अलग माध्यम की, कोई कांच की स्लैब है, कोई वाटर की एक फिल्म बनी हुई है, तो ऐसा कोई डायमंड की फिल्म बनी हुई है, ऐसी स्थिति पर क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक ही साथ में 2 चीजें समझ लेंगे। एक तो कहते हैं कि इसको कहा जाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मान लीजिए ये है वाटर, ये ग्लास एयर, और एयर से वापस एयर में जाती है कोई ग्लास, आपने यूँ खींची और जुड़ गया,
जाएगा। क्यों? इसकी तुलना में ये सघन और वाटर की तुलना में कांच और सघन हो गया। अगर हम किचन में फिर ये पहली जो प्रकाश में आ रही है उसी के समांतर ऐसे निकल जाएगी। ये ध्यान रखिए, जहाँ पर दो माध्यम एक दूसरे के समान होंगे वहाँ पर प्रकाश किरणें समांतर होंगी। वही चीज़ मैं आपको यहाँ एक समझाऊंगा भी, पहले समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे। अच्छा, ये आपके सामने कई मीडियम की आपके पास स्लैब दी गई है। ओके, प्रकाश की नींव आती है, कुछ ऐसी दिखती है, फिर और मिल जाती है, किस तरह हो जाती है, और फैल जाती है, होती है, फिर लास्ट में जब जाएगी तो वो उसी के पहले बन जाएगी जो पहली आई थी। ओके, न्यूटन इसका न्यू 1 है एक जैसा है, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, न्यू 5, न्यू 6। अब मैं अगर ये कह दूँ कि ये जो न्यू 6 था और न्यू 4 था, ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है। कौन सी? न्यू 4 वाली और न्यू 6 वाली अगर एक दूसरे के समांतर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जो न्यू 4 है वो न्यू 6 के बराबर होगा। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों की पट्टियां अगर रखी हैं, उनमें से किन्हीं दो पट्टियों में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर दिखती है, प्रतीत होती हैं, तो ये मान आपको का ये मान लीजिए या कंसिडर कर सकते हैं कन्फर्मली कि वो दोनों माध्यम एक जैसे हैं, तभी वो समांतर हो सकती है। चलिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिंगर आई आर, ये सेकांतर कोण आर, तो कुछ और होगा आर डैश, ये भी आर डैश, और ये तो आई के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि उसी मीडियम से निकले। तो हमने कहा कि वो समांतर हो गए, तो इसे हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। कैसे समझेंगे? पृष्ठ 1 के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, पृष्ठ 1 के लिए स्क्वायर का नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, न्यू वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, न्यू डब्ल्यू ए, इक्वेशन नंबर 1। पृष्ठ 2 के लिए साइन आर अपॉन साइन आर डैश, आपतन कोण आर है और अपवर्तन कोण आर डैश है, बराबर ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। तो जब वाटर से ग्लास में आ रहा है तो पहले के सापेक्ष दूसरे का। पृष्ठ 3 के लिए साइन आर डैश अपॉन साइन आई बराबर न्यू ग्लास से एयर में तो ए जी। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, तो क्या जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आर डैश अपॉन साइन आई बराबर न्यू डब्ल्यू ए, न्यू जी डब्ल्यू, न्यू ए जी। ये इससे कर रहे हैं, ये इससे कर रहे हैं, साइन इससे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? न्यू डब्ल्यू ए, न्यू जी डब्ल्यू, न्यू ए जी बराबर 1 हो गया। ओके, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए न्यू डब्ल्यू एयर के सापेक्ष डब्ल्यू का ऐसे लिखेंगे, एयर के सापेक्ष डब्ल्यू का, डब्ल्यू के सापेक्ष ग्लास का, ग्लास के सापेक्ष एयर का बराबर। एक चीजें लिखी दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो आप इसको ए म्यू जी लिख सकते हो, किंतु जी म्यू ए बराबर 1। यहाँ पर जी जी कॉमन आ रहा है तो ए म्यू ए बराबर 1 लिख सकते हो। कुल मिलाकर के जो आपका पहले और अंतिम माध्यमों का अपवर्तनांक है वो 1 ही हो गया, यानी एक जैसा माध्यम हो गया।
इसे हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, काम आने वाली चीज़ है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को। प्रकृति में हमें अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ उदाहरणों को और उनके कुछ जो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उनके, इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। ये लेक्चर पार्ट 1 में रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 बनेगा और पार्ट 3 बनेगा अपवर्तन के बारे में। इसके बाद अपवर्तन के जो फॉर्मूले हैं ना वो बाद में ट्राई करेंगे। इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं पहला एग्जांपल इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अपवर्तन का जो पहला एग्जांपल है वो हम समझेंगे कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उसमें कुछ एक्चुअल और वर्चुअल में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है? आभासी सूर्योदय एवं सूर्यास्त, रियल वर्चुअल सनराइज एंड सनसेट। ओके, क्या होता है? तो हमें पता है कि जैसे कि आपकी पृथ्वी है, इसका कर्व रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर आपको पता है कि वायुमंडल होता है जिसकी सघनता ऊपर जाने पर धीरे धीरे कम होने लगती है। पृथ्वी के पास में ग्रेविटी के कारण वायु के कण ज़्यादा होते हैं, ऊपर जाएंगे तो ये धीरे धीरे रेयर होने लग जाएगा, फिर वैक्यूम आ जाएगा ऊपर। मान लीजिए कि इसी समय यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया है, जिसको आप प्रेक्षक कह सकते हो, जो व्यक्ति इस चीज को देख रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य यहाँ पर था, ओके। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से जाती है, लेकिन ये पृथ्वी का केंद्र था, यहाँ से मैंने इस पर अभिलंब डाल दिया। जब अभिलंब डालेंगे तो ये लगभग विरल माध्यम है या वैक्यूम में आगे हल्का सघन हुआ तो प्रकाश किरण थोड़ा सा झुकने लग जाती है। समझ में आ रही बात? इधर विरल से सघन जाने पर अभिलंब की ओर झुक गई, इस तरह जाती है। तो जो प्रेक्षक का नेत्र है वो इस तरह ऊपर की ओर ऐसे देखता है, वो सीधे डायरेक्शन नहीं देखता है, इस तरह से देखता है। उसकी जो नज़र है ना वो कुछ किस लाइन पर होती है और उसको सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि एक्चुअली सूर्य की किरण अभी पृथ्वी सकार उसके पास नहीं पहुंची थी। जब उसके पास नहीं पहुंची थी तो उसको एक्चुअली सन था उस लाइन पर जब वो देखता है तो वो सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो उसको पृथ्वी दिखाई देती है। तो ये कहलाता है, ये तो वास्तविक सूर्य है और ये आभासी सूर्य कहलाता है। वास्तव में सूर्य उसको दिखता नहीं, लेकिन अब दिख गया। तो ये जो डिफरेंस होता है, यह डिफरेंस ही आपको कहलाता है आभासी सूर्योदय। ये डिफरेंस आपका 1/2 डिग्री का होता है और इसका जो टाइम टेकन होता है वो 2 मिनट होता है। 2 मिनट में इसको ये कवर कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी तो ये थोड़ा सा फिर कम डिफरेंस आ जाएगा, फिर कम होते होते जब ये दोपहर होगी ना तो वो उसको सीधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश में ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है। तो इन दिस सिचुएशन जो ये गैप होता है ना एक्चुअल और वर्चुअल सन का, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है तो शाम के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वो आती है और अपवर्तन होगा तो अंदर जो झुकेगी और जैसे इसको हम देखते हैं जो उसको यहाँ पर एक्चुअल दिखाई नहीं दे रहा तब गया, लेकिन अभी भी वो हमें आभासी रूप से दिखाई देता है। यही डिफरेंस 1/2 डिग्री का अभी भी इसमें रहता है। इतना परिवर्तन हुआ तो सूर्योदय के समय वो 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद तक सूर्य हमको दिखाई देता रहता है। इसका मतलब वो पूरे दिन में जो सूर्य है वो हमें आभासी रूप से 4 मिनट अधिक समय तक
दिखाई देता है। अस्त हो चुका होता है लेकिन वो हमको दिखता रहता है। इसे कहते हैं आभासी और जो वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आए तो आप बता दीजिए मेरे को। जो वायुमंडल में थोड़ी सघनता के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होंगे, क्लियर दिखाई देगा, जहाँ होगा वहाँ दिखाई देगा। तो इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसकी पार्ट 2 रिफ्लेक्शन पार्ट 2 में इसको पढ़ेंगे। फिर से ध्यान रखिए, कल से 11 बजे आपका यूट्यूब में लाइव क्लास चलेगी। और एक वीडियो में कमेंट आ रहा है, उन्हें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ पुली के बारे में पढ़ना है, उसका वीडियो भी हम एक दो दिन में उनको अवेलेबल करा देंगे। वो भी हमारा लाइव होगा, 11th का टॉपिक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।